हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंड ऑफ ब्रदर्स इस सीरीज का 5th पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले वाले चारों पार्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज को IMDb पर 9.4 रेटिंग है और पूरी दुनिया में इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। तो देखते हैं 5th पार्ट में क्या दिखाया है। वीडियो शुरू होते ही कोई हाथ में बंदूक लेकर बड़ी तेजी से भाग रहा है और भागते भागते कुछ दूर जाने के बाद एक टीले के पार उस भागने वाले को एक जर्मन सैनिक दिखाई पड़ता है। वो जर्मन SS नाजी सैनिक था। वो टीनेजर था। वो लड़का 20 साल का भी नहीं था और उसका सीना गोलियों से चीर दिया जाता है और वो जर्मन सोल्जर वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और आज की तारीख है 17 अक्टूबर 1944 और जगह है हॉलैंड। पिछले ही पार्ट में 20,000 अमेरिकन हॉलैंड में कूद गए थे और वो अभी भी यहाँ पर है। तो यहाँ हम विंटर्स और निक्सन को देखते हैं। विंटर्स निक्सन को नींद से उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों भी मुख्यालय पहुँच सके और अधिकारियों से बात कर सके, जो इन दोनों का भी इंतजार कर रहे हैं। मुख्यालय में आने के बाद विंटर्स और निक्सन देखते हैं कि वहाँ पर उनका इंतजार कर्नल डॉबी, ब्रिटिश प्रथम एयरबॉर्न, वो इनका इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन मार्केट गार्डन फेल होने पर 8,000 ब्रिटिश सोल्जर्स खोने पड़े हैं इनको और अब दुश्मन की रेखा के पार 140 ब्रिटिश सोल्जर्स फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकालना होगा और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पेगासस नाम दिया गया है। और फिर निक्सन को ईजी कंपनी के कुछ सोल्जर्स को लेकर ऑपरेशन पेगासस पर काम करने को कहा जाता है और विंटर्स को ऑपरेशन मार्केट गार्डन और एक ऑपरेशन पर रिपोर्ट बनाकर देने के लिए कहा जाता है। और फिर विंटर्स अपनी रिपोर्ट टाइप करने लगता है और विंटर्स ऑपरेशन मार्केट गार्डन के साथ साथ और किस कॉम्बैट की या किस बैटल की रिपोर्ट बना रहा है, वो कॉम्बैट फ्लैशबैक में दिखाया जाने लगता है और सीन यही से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर ईजी कंपनी के कुछ सोल्जर्स आराम कर रहे थे। वहाँ पर विंटर्स के साथ साथ बाकी कुछ सोल्जर्स भी थे और अचानक से वहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर को जख्मी हालत में लाया जाता है। वो सोल्जर एक जर्मन ग्रेनेड ब्लास्ट होने की वजह से घायल हुआ था और विंटर्स उस सोल्जर को तुरंत फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहते हैं और खुद कुछ सोल्जर्स को लेकर जर्मन पर टूट पड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहां जाने के बाद विंटर्स और उनके साथी देखते हैं कि टीले के पार से, टीला यानी कि छोटी सी पहाड़ी जैसी जगह, तो टीले के पार से जर्मन लगातार फायर कर रहे हैं। विंटर्स टीले के पार जाकर पहले देखता है और फिर अपने साथियों को भी चलने को कहता है। वहां अभी तो बहुत ज्यादा जर्मन नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर असलियत मालूम नहीं थी कि वहां पर कितने जर्मन हो सकते हैं। ये लोग उनके पीछे से गए हैं और 2 अमेरिकन सोल्जर मोर्टार सेट करते हैं और विंटर्स के इशारे का इंतजार करने लगते हैं। इधर विंटर्स राइफल की रेंज तक जर्मन्स के नजदीक पहुंच जाता है। वहां फिलहाल तो 10 से 12 ही जर्मन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं। विंटर्स अपने साथियों को सिर्फ एक एक पर निशाना लगाने को कहता है। सभी अमेरिकन एक एक पर निशाना लगाते हैं और विंटर्स के इशारे पर सभी अमेरिकन एक साथ फायर करते हैं और पीछे हट जाते हैं और पीछे से अमेरिकन मोर्टार फायर करना शुरू हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर 7 जर्मन्स मारे जाते हैं, लेकिन अमेरिकन्स को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जर्मन्स लगातार विंटर्स की टीम की तरफ फायर कर रहे हैं। विंटर्स उनका मुकाबला करने के लिए फोन पर कुछ और सोल्जर्स और मशीन गन्स की मांग करता है और तभी ड्यूक नाम का अमेरिकन सोल्जर हिट हो जाता है और वहीं पर वो मारा जाता है। फिर पूरी रात विंटर और उसका ग्रुप वहीं पर रहते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में विंटर्स मैप में देखता है कि आगे एक ठोस तटबंध है और वो लोग उसके पार हो सकते हैं और वो लोग कितने हैं इसका इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। वो 10 भी हो सकते हैं या फिर पूरी एक बटालियन भी हो सकते हैं। फिर विंटर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय वो जाकर दुश्मन पर अटैक करे। इसीलिए वो प्लानिंग के साथ अपने सभी साथियों को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किसको क्या करना है, पर ऐसा नहीं है कि जैसा सोचा गया है वैसा ही होगा, क्योंकि दुश्मन के बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। फिर विंटर्स सभी को रेड स्मोक का सिग्नल मिलने पर
उसके पीछे अटैक करने के लिए आने को कहता है और वो एक टीले के तरफ भागना शुरू करता है। ये वही सीन है जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था और विंटर्स के सामने एक जर्मन आ जाता है जिसे वो ढेर करता है। ये वही टीनेजर है जिसके बारे में हमने पहले सीन में बात की थी, पर वहाँ वो अकेला जर्मन नहीं था और विंटर्स बाकी जर्मन्स की तरफ फायर शुरू कर देता है। जर्मन्स समझते कि उन पर अटैक हो रहा है और उन्हें दुश्मन पर फायर करना चाहिए। उससे पहले ही विंटर्स की टीम भी पीछे से आती है और कई सारे जर्मन्स ढेर होने लग जाते हैं। वो पूरी की पूरी एक बटालियन वहाँ थी। उन्हें खत्म कर पाए इससे पहले तटबंध के उस पार से और एक बटालियन इस तरफ आकर जर्मन्स वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल इन जर्मन्स में ज्यादातर 20 से भी कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें वॉर की या बंदूक चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। इसीलिए ज्यादातर जर्मन्स बंदूक से शूट करने की बजाय भागने की कोशिश कर रहे हैं और इतने सारे जर्मन्स मारे जा रहे हैं। फिर इतने सारे जर्मन्स थे और मुट्ठी भर अमेरिकन थे, इसीलिए वो घबरा जाते हैं और फोन करके अमेरिकन आर्टिलरी फायर करने के लिए कहते हैं और फिर आर्टिलरी फायर होने लगता है और फिर और ज्यादा जर्मन्स मारे जाने लगते हैं और उसी बीच जर्मन आर्टिलरी भी फायर होने लगती है और तुरंत अमेरिकन कवर ढूंढने लगते हैं। लेकिन तब तक आर्टिलरी फायर बंद हो जाता है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और कॉम्बैट खत्म हो जाता है। एक अमेरिकन जवान जिसका नाम जो है वो घायल जर्मनों को मार रहा है। उसे विंटर्स रोकता है पर फिर भी वो नहीं रुकता। उसे भी हिट हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी वो जर्मनों को मारने में लगा हुआ था। फिर विंटर्स उसकी राइफल की सभी गोलियां ले लेता है और उसे इलाज करवाने के लिए जाने के लिए कहता है। यहाँ पर इस कॉम्बैट में टोटल 22 अमेरिकन घायल हुए थे और ड्यूकमैन नाम का एक अमेरिकन सोल्जर पिछली रात को मारा गया था। और जर्मन्स की बात करें तो 50 जर्मन्स मारे गए थे, 100 जर्मन्स घायल हो गए थे और 11 जर्मन्स को अमेरिकन ने बंदी बना लिया था। फिर विंटर्स का प्रमोशन हो जाता है और वो एक पूरी बटालियन का ऑफिसर बन जाता है और ईजी कंपनी संभालने के लिए मूस हेलीगर नाम के काबिल सोल्जर को दी जाती है। क्या आप भी जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करके हार चुके हैं? क्या आप भी डाइट करके हार चुके हैं? क्या आप भी सालों साल वजन कम करने की कोशिशों से थक गए हैं? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। आप बिना किसी हार्ड डाइट के अपने घर का नॉर्मल खाना खाते खाते अपने मनपसंद फूड को एंजॉय करते हुए अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस फिटनेस की जर्नी में शामिल हो जाइए, जहां पर अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना मनपसंद बॉडी शेप और बॉडी वेट पाया है। इतना ही नहीं, अच्छे बॉडी शेप के साथ साथ अच्छी स्किन और अच्छा डाइजेशन भी पाया है। तो आज ही कॉल करिए इस नंबर पे और हमारी वेट लॉस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जानकारी लीजिए। अब बारी थी ऑपरेशन पेगासस की, मतलब 140 फंसे हुए ब्रिटिश सोल्जर्स को निकालने की। और इस ऑपरेशन को ईजी कंपनी अंजाम देने वाली थी मूस हेलीगर के नेतृत्व में। और फिर रात के 1 बजे ईजी कंपनी दुश्मन की लाइन के पार जाकर 140 ब्रिटिश सोल्जर्स को नाव में बिठाकर वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे कामयाब इवैक्यूएशन या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चलाई जाती है और बहुत ही सफाई से इसे अंजाम दिया गया था। फिर एक रात जब मूस हेलीगर और विंटर्स टहल रहे होते हैं, तब एक अमेरिकन सोल्जर को गलतफहमी होती है और वो मूस पर फायर करता है और मूस की छाती में गोलियां लग जाती है। तुरंत उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी कि अपने ही कमांडर को एक अमेरिकन सोल्जर ने शूट किया था। उसका कहना था कि वो दूर से जर्मन्स जैसा दिख रहा था, इसीलिए उसने शूट किया। अब दिसंबर 1944 है और अभी भी ईजी कंपनी यूरोप में ही है और इस वक्त वो सब फ्रांस में है। और फिर विंटर्स को पेरिस में कुछ दिनों की छुट्टी पर जाने का मौका दिया जाता है। पेरिस जाते वक्त विंटर्स को आम नागरिकों को देखकर सहज नहीं लग रहा था, क्योंकि इस तरह के आम लोग उसने पिछले कुछ अरसे से नहीं देखे थे और उसके दिमाग में बार बार वॉर के ही सीन चल रहे थे। फिर विंटर्स पेरिस में थोड़ा अच्छा वक्त बिताता है और वापस ईजी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। और फिर ईजी कंपनी को फिर से एक बार किसी मिशन पर भेजने का फैसला किया जाता है। अब ये लोग फिर से फ्रंट पे जा रहे हैं और इनके कमांडर मतलब मूस हेलीगर इनके साथ नहीं है, तो इन्हें लीड कौन करेगा? और दूसरी और बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या कि दिसंबर का महीना शुरू है और भयानक ठंड है।
जल्दी ही बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और अमेरिकन के पास बिल्कुल भी ठंड के कपड़े नहीं हैं। जो कपड़े नॉर्मली वो पहन रहे हैं वही पहनकर उन्हें फ्रंट पर जाना होगा। मतलब दुश्मन मारे न मारे लेकिन ठंड से मौत पक्की है। तीसरी समस्या जो कि इतनी ही बड़ी है, अमेरिकन के पास सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनका खाना, इनका बारूद खत्म होने को आया है। तो बस कुछ बचे कुचे खाने के साथ और मुट्ठी भर बारूद के साथ वो दुश्मन के सामने कैसे टिके रहेंगे। फिर भी इन्हें कहा जाता है कि आप ये कैसे करेंगे पता नहीं, आप बारूद के बिना करो या फिर आप बारूद चुरा कर लाओ, जो करना है करो, लेकिन आपको आपका मिशन पूरा करना होगा। फिर ये सभी भयानक ठंड में गाड़ियों में बैठकर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि एक बटालियन वापस जा रही है और उनका हाल बहुत बुरा है। मतलब दुश्मन ताकतवर है और ये लोग कमजोर मालूम पड़ रहे हैं। ये देखकर इनमें से कुछ को डर भी लग रहा है, लेकिन जो वापस जा रहे थे उनसे जितना मिलेगा उतना बारूद मांगते हैं, पर उनके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। फिर किस्मत से इन्हें थोड़ा सा बारूद मिल जाता है, लेकिन इनको कोई आर्टिलरी या फिर कोई भी एयर सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। मतलब खाने का शॉर्टेज, गोला बारूद का शॉर्टेज और सर्दियों वाले कपड़े तो नाम के लिए भी नहीं थे। ऐसे में ये सभी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और इस मिशन में इजी कंपनी को लीड करेगा विंटर्स, क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को बहुत प्यार करता है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता जब उनका लीडर उनके साथ ना हो, मतलब मूस हेलीगर उनके साथ ना हो। अब इतनी ठंड में इनका ये मिशन क्या है और आगे क्या होने वाला है, ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये पार्ट और इससे पहले वाले सारे पार्ट कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर करिए और जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और मुझे एनकरेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।